कि मैं जो हूँ आप एक्सेप्ट करिए, और आप नहीं भी करते तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक धंधे वाली की बेटी हूँ। और सिर्फ छतरपुर स्थान में नहीं हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है, यहाँ अभी भी पूरे होता है। इलाके के आसपास हो रहा है, हर जगह। आप देखिए, अभी पटना का आपने देखा ही, गर्ल्स हॉस्टल का क्या हाल है। अभी वो हनी ट्रैप और क्या ट्रैप शुरू हो गया है, किस तरह से लड़कियां सेक्स वर्क करके चुंगल में फंस रही हैं, सेक्स वर्क करने के लिए जा रही हैं खुद से। अब ये सोचिए, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया ना। अब एक्चुअल में सेक्स वर्करों के लिए अभी कोई योजना नहीं, बिहार में कोई योजना नहीं चल बिहार रही। नहीं, पूरे भारत में पूरे भारत में कोई योजना नहीं है। योजना नहीं। अभी आपने सुना होगा, खूब इस पे चर्चा चल रही है कि आपके पास आई फोन नहीं है क्या, एप्पल फ़ोन चलाना है, आपको हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मेंटेन करना है, आपको ये ड्रेस पहनना है, तो आप मेंटेन कहाँ से करेंगे। अब पटना में जाके पढ़ रहे हैं, दिल्ली में जाके पढ़ रहे हैं, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, और हमारे पास वाली जो लड़कियां हैं वो बहुत मेंटेन कर रही हैं, उनका परिवार पुअर है लेकिन फिर भी मेंटेन कर रही है। कहाँ से कर रही है? वो भीख मांग के ज़िंदगी जी। आप सोच सकते हैं, भीख मांग के। और बहुत सारी, एक दो तो केस ऐसा मिला जो मरते मरते दम तक पेन किलर खाई है। उनको वो पेन किलर नहीं मिले तो वो जिंदगी एक दिन भी ना जी पाए। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारे साथ बिहार की वो बेटी हैं जो लंबे समय से सेक्स वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन के लिए काम करती रही हैं। बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जा कर के इन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी पहचान बनाई है अपने काम से। नाम है नसीमा खातून जी। आज नसीमा जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत बहुत। मैं जब आपको सर्च कर रहा था गूगल पे और बहुत सारे मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, तो एक बात जो आप अक्सर कहती हैं कि आई एम द डॉटर ऑफ अ सेक्स वर्कर, तो इस तरह का स्टेटमेंट आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टेजेस पे आप जा कर के ये बात बोलती हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? पहली बात तो सेक्स वर्कर और बेटी का दो संबंध हो ही नहीं सकता। अब सेक्स वर्कर की जब भी बात होती है तो उससे बेटी कहीं जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। आप 5 सेकंड के लिए अगर आपके दिमाग में किसी सेक्स वर्कर की छवि आएगी तो आपको एक महिला दिखेगी जो देह व्यापार करती नजर आएगी, आपके ध्यान में भी बच्चे नजर नहीं आएंगे। नहीं आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो महिला है, महिला है तो बच्चा पैदा करेगी, तो बच्चा पैदा करेगी तो उनके भी बच्चे होंगे ना, तो वो कहाँ गए? वो भी उन्हीं के साथ पले बड़े हैं। तो ये जो एक बड़ी विडम्बना मैंने बचपन से देखी, विडम्बना उस वक्त थी, लेकिन जब तक नहीं बताए थे तब तक मेरे लिए विडम्बना थी। लेकिन बताना शुरू किए तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी लगा, बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हुई कि भाई धंधे वाली की बेटी बोल रही है। ये बड़ी अजीब बात है ना, सुनने में भी सोच थोड़ा है। लगता है। नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को मैं पहले मुझे लगता था कि वो व्यक्ति मुझे ऐसे बोला, लेकिन अब जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझते आगे बढ़ रही हूँ, लोगों से मिलती जा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ना तो उसमें उसकी गलती है, और ना ही मेरी बेटी होने का गलती है, और ना ही मेरी माँ की गलती है, ना ही इस इलाके में मंडी में जितनी महिलाएं या जो महिलाएं आज कहीं भी प्रोफेशन कर रही हैं उनकी कोई गलती है। ये एक सोच है, क्योंकि हम जो एक सोच लेके पले बढ़े और जो हम सीखे, जैसे आपको सिखाया गया कि समाज में जो धंधे वाली औरतें हैं वो हमारे घर के इंटर नहीं हो सकती, तो आप उसको बाहर ही रखें, उसका डिस्कशन भी नहीं हो सकता। तो उसी तरह हमें सिखाया गया कि आप जो हैं वो सभ्य समाज से हैं, तो हम कौन हैं? हम एक ऐसे अपमानित समाज से हैं जो इनके साथ उठना बैठना नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2 में जब पुलिस यहाँ रेड की, तो दीपिका सूरी मैम ने जब रेड किया तो यहाँ पे एक उन्होंने, जो भी समाज के नेता वकील इस इलाके के आसपास रहते हैं, उनका एक उन्होंने कमेटी बनाया, मोहल्ला सुधार कमेटी, और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। जितनी भी महिलाएं थी सेक्स वर्कर, जितनी लड़कियों निकले उनको ले गए, और जो महिलाएं रुक गई जो पहले से कर रही थी उनसे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उन महिलाओं को उन्होंने कहा कि 6 महीना मतलब ये जो आप प्रोफेशन कर रहे हैं इसको आप बंद कर दीजिए, आपको काम दिया जाएगा, आपको वो काम करना है। तो महिलाओं ने कहा
कि ठीक है, कब से देंगे आप काम? तो उन्होंने कहा 6 मंथ लगेगा। तो महिलाओं ने कहा कि अच्छी बात है, अगर 6 महीने आपको इसको शुरू करने में लग रहा है तो 6 महीने आप हमें भी दे दीजिए, ताकि हम अपने बच्चे को, अपना कर्ज, अपना रूम रेंट, ये सब सेटलमेंट कर लें, क्योंकि अचानक से हम छोड़ेंगे तो हमारा ये सब कौन सधाएगा। तो जो वो कमेटी थी उनको ये बात मंजूर नहीं थी। अच्छा, वो कह रहे थे वो इमीडिएट आप बंद करें। हाँ, उनका एक ही था। तो उनको लगा कि अरे यार, धंधे वाली महिला होकर बार्गेनिंग कर रही हो भी किससे? आईपीएस से। उसी समय पुलिस बैन आई, सभी महिलाओं को बैन में डाला। उसमें 8 साल के बच्चे भी गोद में थे, छोटे बच्चे भी साथ में थे, क्योंकि मीटिंग में तो अपन सब बच्चे लेके जाते हैं ना। सबको बैन में डाला, भेज दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे लगा ये क्या हुआ, आप कर क्या रहे हैं? अगर 8 साल का बच्चा यहाँ जेल जाएगा तो आप क्या बंद कराना चाह रहे हैं? आप देह व्यापार तो नहीं बंद कराना चाह रहे, नहीं आपकी नीयत लग रही थी। तो मुझे लगा, जो मुझे उस वक्त समझ में आया, मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन एक बात समझ में आई कि अगर दीपिका सूरी जी को पता होता कि वो बच्चे कौन है और वो महिला कैसे आई, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बदल जाती उस वक्त। लेकिन उसको समाज बोलने का वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया, फ्रीडम नहीं दिया, क्योंकि सेक्स वर्कर जिस दिन बोलने लगेगा उस दिन लोग सुनेगा। अभी सोशल मीडिया पे आप कोई सेक्स वर्कर आके बोल दे तो बहुत सारे लोग गाली लिखेंगे ना। तो ये जो फ्रीडम नहीं था, इसके कारण से वो बीच में गैप हो मुझे दिखा। कि क्यों गैप है? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को क्लोज रख रहे हैं, हम बता ही नहीं रहे कि हम है कौन। मैं बेटी हूं तो हूं, मैं पैदा हुई तो मेरी क्या गलती है? तो उस वक्त लगा कि एक ही चीज है जो हमें लोगों को समझने में, हमें समझने में और लोगों के साथ लाने में मदद करेगी, और वो एक शब्द था कि मैं एक्सेप्ट करूं कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। तो वहां से शुरू हुआ अपना इंट्रोडक्शन देने का काम। फिर ये तय किया कि सामने वाला आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो भी सोच लो, जो भी वर्ड सोचो, जितनी भी गालियां सोचना है सोच लो, कि उसके सिवा तो कुछ और आएगा तो नहीं। तो वो सब मुझे कबूल है। मेरी आइडेंटिटी डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर है तो है। जब वो जो वक्त था जब आपने ये सब कुछ देखा ये होते हुए, उस वक्त में और अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आया है? मतलब वो नसीमा जिसने वो देखा और अभी कोई एक छोटी जो नसीमा है, क्या फ़र्क है दोनों में? कुछ बदला है या फिर चीज़ें बिल्कुल अब भी वैसी ही हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने पहले बोला कि डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, पहले थी क्या? आप जानते थे किसी वैसे डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर को? जानते हैं क्या? नहीं, मैंने तो पहली बार सुना। तो आज आप सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक परिवर्तन है कि एक नाम जो पहले गाली थी, आज एक रिस्पेक्ट बन गई। ये बहुत बड़ा चेंज है, और ये नाम के साथ सामने वाला मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, सारे दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। अभी मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में एडवाइजरी मेंबर हूँ। जो सेक्स वर्कर के बच्चों को लोग बोलते हैं कि किसकी औलाद है नहीं मालूम, बोलते हैं ना, इसका बाप कौन होगा नहीं मालूम, उनके बच्चे कहीं चपरासी बनने लायक नहीं सोचते हैं कोई, वो आज कहाँ है? ह्यूमन राइट्स कमीशन में एडवाइजरी मेंबर। दूसरा कि जो एक अपनी पहचान को लेकर क्राइसिस थी ना, मतलब कैसे बताऊं, सामने वाला क्या सोचेगा, वो खत्म हो गया। तीसरा जो एक पुलिस को लेकर एक डर था कि एक बड़ी ये पद, छोटे मोटे तो छोड़ ही दीजिए, किसी आईपीएस से बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, आप आज जहाँ बैठे हैं, ये पुलिस चौकी हमारे इलाके की, यहाँ कभी हम लोग बचपन में भूल से भी रुकते नहीं थे, कभी यहाँ रुकते नहीं थे, और मोहल्ले में अगर एक बार पुलिस की गाड़ी दौड़ गई तो कौन कहाँ जाके छुपेगा किसी को कोई आइडिया नहीं था। आज आप कहाँ बैठे हैं? पुलिस चौकी के अंदर। और ये जो पूरा घिरौंदा जैसा आपको ये पुलिस चौकी दिख रहा है, ये यही इम्पैक्ट है, प्रभाव है। और देखिए, कभी बहुत लोग आंकड़े में चीज़ों को पूछते हैं कि बताइए कितने लोगों को आपने ये कर दिया। मैं बोलती हूँ कि देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं किया, मैं आज बोल रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है।
कि मैं जिंदा आपके सामने और सकुशल होकर और बहुत पावरफुल ढंग से अपने इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक धंधे वाली की बेटी हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि लड़की खरीद बिक्री, बिल्कुल होता है, मैं इससे कोई डिनाई नहीं कर रही हूँ। कम उम्र की लड़कियों को झांसा देकर, सिर्फ चतुर्भुज स्थान में नहीं हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है, यहाँ अभी भी पूरे होता है। इलाके के आसपास हो रहा है, हर जगह। आप देखिए, अभी पटना का आपने देखा ही गर्ल्स हॉस्टल का क्या हाल है। अभी वो हनी ट्रैप और क्या ट्रैप शुरू हो गया है, किस तरह से लड़कियां सेक्स वर्क करके चुंगल में फंस रही हैं, सेक्स वर्क करने के लिए जा रही हैं खुद से। अब ये सोचिए, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया ना। अब आप इसको छोटे से नहीं आंक सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जितना महिमा मंडित हो गया सेक्स वर्क का पूरा तामझाम, उसको देखते हुए आप एक जगह पे तो बाहर नहीं कर सकते ना। पूरे भारत में जितने भी क्रिमिनल है, सबको देखते हुए सबको क्रिमिनल कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता ना। उसी तरह सेक्स वर्कर का जो रूप दिन पर दिन बदलता जा रहा है, हाईटेक होता जा रहा है, बहुत अलग अलग स्टेजेस पे हाईटेक होता जा रहा है। अच्छे अच्छे घर की लड़कियां आके स्वतः कर रही हैं और उनको बहुत ही मजा आ रहा है और अलग अलग नाम संबोधित कर रहे हैं। उसको देखते हुए आप सिर्फ चतुर्भुज स्थान को ब्लेम नहीं कर सकते ना। तो हम अगर मान लीजिए कि मैं चाहूँ तो मैं 2 मिनट में बहुत सारी बच्चियों को निकाल दूंगी और अखबार में मेरा नाम आ जाएगा, लोग जानेंगे भाई नसीमा ने 10 बच्चियों को बचा दिया। लेकिन क्या 10 बच्चियों को बचा देना ही पर्याप्त है? द एंड हो जाएगा? नहीं। तो हमने वो रास्ता नहीं चुना। हमने चुना कि क्यों ना हम अपने इलाके के हर घर के बच्चों को पाठशाला से जोड़ें। अब 150 बच्चा, मैं बहुत बड़ा ख्वाब तो नहीं देखती, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि इसमें से 5 बच्चा भी ना जीवन का किसी डोर को थाम लिया तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। तो आप यहाँ अनुभव कर रही हैं कि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा, आप चूंकि एक स्टडी करके आए हैं तो आपको पता ही होगा कि भारत में आपको इस तरह का परिवर्तन रेड लाइट एरिया में कहीं दिखा जो लगातार चल रहा हो? इस तरह की चीज़ें तो कहीं नज़र ही नहीं आती। पुलिस के द्वारा की जा रही हो? नहीं है। आमतौर पर हम यही देखते हैं, पुलिस रेड कर रही है, लड़कियों को उठा रही है और थाने में रख रही है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दे रही है। क्योंकि उनको भी नहीं पता ना, उनको तो उनका आदेश है। अब जो मान लीजिए आप पुलिस में आ गए तो आप तो आदेश के आधार पे काम करेंगे ना। आपका उसमें आपका व्यक्तिगत विचार कहीं जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, उससे तो कुछ बदलेगा नहीं। उससे आपका व्यक्तिगत विचार जुड़ा, आपको बुरा लग भी रहा है लेकिन फिर भी आप करेंगे, ऑन ड्यूटी हैं आप। शासन के स्तर पे आपको जो मदद मिली जी, उस पे आपने ये काम शुरू किया, उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। चतुर्भुज स्थान के अलावे बिहार में और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको हम ये मानते हैं कि वो बड़ा रेड लाइट एरिया है जी, बहुत सारे जिलों में हैं जी। वहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। नहीं है। तो सरकार की तरफ से आपके इस काम में कितना सपोर्ट मिला है? देखिए, सपोर्ट बनाया गया है, कोई सपोर्ट है नहीं। एक्चुअल में सेक्स वर्करों के लिए अभी कोई योजना नहीं। बिहार में कोई योजना नहीं चलती? बिहार नहीं, पूरे भारत में। पूरे भारत में कोई योजना नहीं है? योजना नहीं, परियोजनाएं ढेर सारे हैं। परियोजना मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, संस्थाएं करती हैं। अब तो लंबे समय से इस पे काम कर रही हैं जी। अभी जो चीज़ें जिस तरह से घटित हो रही हैं, अभी संभव गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के जो मामला आया अभी लाइमलाइट में है, उसी दिन एक और सुसाइड का केस था, उसको भी इसी तरह से जोड़ा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सेक्स रैकेट चलाया जाता था उस हॉस्टल में। तो ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? आप क्या महसूस कर रही हैं? कि मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से हैं और दूसरी चीज़ की आप लंबे टाइम से काम कर रही हैं। तो सिर्फ चतुर्भुज स्थान ही नहीं, इसके अलावा और भी जगहों पर आपने देखा है, तो क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है? देखिए, अब जो भी लड़की इस ट्रैप में फंस जाती है, वो ट्रैप तो अगर हम ट्रैफिकिंग की बात करें, चाहे वो ट्रैफिकिंग किसी भी तरह का हो, किसी भी रूप में हो, कहीं भी किया जा रहा हो, तो अभी भारत में क्या है कि पहले ट्रैफिकिंग होता था कि आप लड़कियों को भला फुसला के प्रेम झांसा दे कर ले आते थे और सेक्स वर्कर कम्युनिटी में बेच देते थे।
अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब कोई रेड लाइट एरिया में आके क्यों सामने से दिखेगा? दिखेगा, सबको पता है कि यहाँ पे लड़के बिकती है। तो जब मंडी जग जाहिर है उसमें तो कोई नहीं आएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, अब क्या हो गया ट्रेंड, अब गर्ल्स ही गर्ल्स को इस धंधे में लेकर आ रही है। लेकर आ रही है। अभी आपने सुना होगा, खूब इस पे चर्चा चल रही है कि आपके पास आईफोन नहीं है क्या, एप्पल फ़ोन चलाना है, आपको हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मेंटेन करना है, आपको ये ड्रेस पहनना है, तो आप मेंटेन कहाँ से करेंगे? अब पटना में जाके पढ़ रहे हैं, दिल्ली में जाके पढ़ रहे हैं, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, और हमारे पास वाली जो लड़कियां हैं वो बहुत मेंटेन कर रही हैं, उनका परिवार पुअर है लेकिन फिर भी मेंटेन कर रही है। कहाँ से कर रही है? अब बहुत सारे लोगों को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, बहुत सारे लोगों को बहुत ही खूबसूरत दिखना है, एकदम मॉडल जैसा दिखना है, तो वो सब मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? करेंगे ही करेंगे, इस ट्रैप में फंसेंगे ही फंसेंगे। और जहाँ एक बार ट्रैप में फंसे तो वो पुराने फिल्म में डायलॉग नहीं है कि एक बार हमारे गिरोह में आ गए तो दूसरी बार वापस जाने का रास्ता नहीं है वो। आप मुझे नसीमा जी ये बताइएगा कि जो लड़कियां इस पेशे में आती हैं, किसी वजह से आई, वो ट्रैफिकिंग के कारण आई हों या फिर वो अपनी मर्ज़ी से आई हों, उनका जो समय होता है, मतलब जब वो आती हैं उसके बाद जब उम्र 30-40 होती है और एक वक्त आता है जब वो वृद्ध हो जाती हैं, क्या कुछ चेंजेज आते हैं? थोड़ा सा आप मुझे वो बताइए। वो इसलिए भी क्योंकि जाने अनजाने भी जो लड़कियां इस तरह के ट्रैप में फंस रही हैं, वो भी थोड़ा इस बात को समझें। क्योंकि हमने आम तौर पर देखा है कि जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, जो सेक्स वर्क से जुड़ी हुई हों पहले से, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए शुरू से कि एक लड़की इस आती है सेक्स वर्क में। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये वाकई में सच है। जो महिला सेक्स वर्क में आती है, चाहे वो किसी उम्र में भी आई हो, और 35 के बाद उनका 35 तक उसको बहुत कस्टमर मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। 35 के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है, नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो 40 पहुंचते पहुंचते वो एडल्ट क्या बोलते हैं, एजेड वाले कैटेगरी में आ जाती है। 40 में पहुंचते पहुंचते, अगर उन्होंने अपने आप को मेंटेन नहीं किया तो, और 45 तक रिटायर हो जाती है। अच्छा। हमारे पास भारत सरकार का जो पेंशन योजना है वो 60 साल से मिलता है। तो इस इलाके में जो महिलाएं इस प्रोफेशन में हैं, उनको 45 के बाद पूरा पोषण, न्यूट्रिशन, मेडिसिन सब चीज़ चाहिए होता है, जो कि नहीं मिल पाता। 35 तक ले 40 तक तो उसके पास सब कुछ होते हैं, सारा ताम झाम होता है, सारा हाई फाई होता है, बैंक बैलेंस भी होता है। लेकिन 40 के बाद उतरते उतरते वो डाउनफॉल में हो जाते हैं और ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वो जो पैसे का और जो आपके खूबसूरती का प्रभाव आपके आसपास घूमता होता है ना, वो 45 के बाद लुप्त हो जाता है। 45 के बाद फिर उनके पास कोई नहीं बचता, और उस वक्त उनको खासकर जो हेल्थ सिस्टम है उनका बहुत ही पुअर होता है। उनको मेडिसिन चाहिए होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर खाना, प्रॉपर देख रेख करने वाला, वो कोई नहीं बचता। अब वो नहीं होने के कारण क्या है कि आपकी स्थिति में बहुत सारे ऐसे जो ओल्ड सेक्स वर्कर हैं उनकी कहानी लिखी हूँ, जिसमें वो भीख मांग के ज़िंदगी जिए। आप सोच सकते हैं, भीख मांग के। और बहुत सारी, एक दो तो केस ऐसा मिला जो मरते मरते दम तक पेन किलर खाई है। उनको वो पेन किलर नहीं मिले तो वो जिंदगी एक दिन भी ना जी पाए। तो बहुत टफ हो जाता है लाइफ। फिर आपके पास कुछ नहीं बचता जीवन में, अफसोस के, संतुष्टि भी नहीं होती है कि आपने जीवन में कुछ अच्छा किया या कुछ पाया या कोई है आपके लिए, वो नहीं। और जो उनके कस्टमर्स होते हैं वो तो तब तक ही होंगे जब तक उनके पास खूबसूरती है। उसके बाद तो कोई ऐसा जीवन साथी वाला तो सीन है नहीं कि वो आखिरी समय तक उनके साथ चलेंगे। और उन्होंने समाज में ऐसा कोई स्कोप भी नहीं है, सरकार भी ऐसा नहीं बनाया कि हाँ भाई आपको
ओल्ड हो जाने के बाद आपको कोई नहीं दिखेगा, तो ये आपके लिए एक होम बनाया गया। एक्चुअल में शेल्टर होम उन्हीं को चाहिए, इनको वो जगह नहीं मिलती। नहीं मिलता, क्योंकि ओल्ड एज पुलिस अरेस्ट करती है, आपने देखा होगा। तो जो 18 से ऊपर के महिलाएं मिलती हैं वो तो मैच्योर है, उसको आप किस आधार पे दे, तो उसको एज ए पिम्प वो करके डाल देंगे। तो आईटीपी एक्ट सेक्शन के बाद 6 महीने के बाद उनको बेल मिल जाएगा। 6 महीने बाद तो वो यहीं आएंगी ना, और फिर क्या खाएंगे वो, तो वो टफ हो जाता है। जो भी लड़कियां, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, इस प्रोफेशन में आ रहे हैं या कर रहे हैं, ये बात सही है कि आपको अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, प्लेजर महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है, पैसा आ रहा है, सब कुछ बड़ा बढ़िया से मिल रहा है। लेकिन 30-35 के बाद आपको एहसास होने लगता है कि आपने जीवन का बहुत मूल्य चीज़ खो दिया, और आपका भ्रम टूटने लगेगा। फिर भरम टूटने लगेगा। मेंटल, जो आजकल आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो डिप्रेशन में चला गया, वो हो जाता है। फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। अभी तो आपके पास जो प्रोफेशन में लड़कियां, उसके पास 5-5, 10-10 एप्पल फ़ोन भी हो सकते हैं, रोज़ हो सकता है, हर महीने बदल रहे हों। लेकिन उस उम्र के बाद वो एप्पल फ़ोन क्या, कीपैड फ़ोन भी नहीं होगा। तो स्थिति यही है, और सब ये जानते हैं। ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं सुन रहे हैं वो नहीं इस बात से जानते, वो जानते हैं।